अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी सिलिक डिजीज़। ठीक है, अब सिलिक डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है ना कि ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास माल एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है ना, पेशेंट को एलर्जी होती है। किस चीज़ से एलर्जी होती है? ग्लूटेन से। ठीक है, अब ग्लूटेन क्या होती है? ग्लूटेन बेसिकली हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जो हमारे वीट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पेशेंट को उससे बेसिकली हमारे पास एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होता है ना हमारे पास इस ग्लूटेन की वजह से, ठीक है, नॉर्मली तो पेशेंट हमारे पास जो है वो जब एलर्जी होगी ना तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को तो डॉक्टर बोल देता है कि तुमने ग्लूटेन डाइट लेनी नहीं है। ठीक है, लेकिन पेशेंट जब जब ग्लूटेन डाइट लेता है तो उसकी वजह से क्या नुकसान होते हैं उसकी बॉडी में। ठीक है, देखो, एक तो ऐसा होगा ना कि हमारे पास इंटेस्टिन में जो विलाई होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली किसके लिए होते हैं? वो एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह इंक्रीज़ करवाते हैं। ठीक है, अब इंटेस्टाइन विलाई की ट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन विलाई की ट्रॉफी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन हमारे पास कम हो जाएगी तो पेशेंट में क्या होगा, उसमें फैट्स की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, उसमें वाइटामिन के की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, वाइटामिन सी की, वाइटामिन डी वगैरह की। ठीक है, इसके अलावा B12 हो गया, फॉलिक एसिड वगैरह हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपका इंटेस्टाइन जो है वो ट्रॉफी होगी उसकी विलाई की। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? टी सेल जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बी सेल रिस्पॉन्स भी होता है। बी सेल रिस्पॉन्स में हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब ऑटो एंटीबॉडीज़ किस चीज़ की अगेंस्ट बनती है? हमारे पास एक इंडोमाइसियम के अगेंस्ट बनती हैं। ठीक है, तो एंटी इंडोमाइसियम एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, और एक आपकी टिश्यू ट्रांसग्लूटामेज जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अब हमारे पास ना ये तो हम लोगों ने बता दिया इसकी पैथोफिजियोलॉजी और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो डिसीज़ेस बताओ जो हमारे पास सिलिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब एक बंदे को अगर सिलिक डिजीज़ है तो उसको वो डिजीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, देखो, हमारे जो सिलिक डिजीज़ होता है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास जो म्यूटेटेड जीन इन्वॉल्व होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8। ठीक है, अब अगर ये म्यूटेटेड जीन किसी और बंदे की बॉडी में प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब म्यूटेटेड जीन है तो उसकी वजह से हमारे पास बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि पेशेंट में हमारे पास क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात कर लो, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 जिसमें इंसुलिन नहीं बनता। ठीक है, सही है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा थायराइड डिजीज़ जिसमें हमारे पास हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज़ आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो IgA डेफिशिएंसी हो सकती है पेशेंट में। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ हो सकती है, शॉकरेन सिंड्रोम हो सकता है, सार्कोइडोसिस हो सकता है पेशेंट में। ठीक है, इसके अलावा डरमेटिक हर्पेटिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, परनीशियस एनीमिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ जो है ना वो आपकी सिलिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास वो डिजीज़ बताओ जिसमें विलाई की ट्रॉफी होती है। ठीक है, मतलब अब कौन कौन सी डिजीज़ में विलाई की ट्रॉफी हो जाती है? देखो, सबसे पहले सिलिक डिजीज़ है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है वो हमारे पास जो ट्रॉपिकल स्प्रू होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल स्प्रू में यही सेम फीचर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद विपल्स डिजीज़ आ जाते हैं, जियार्डिएसिस आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा HIV इंटीरोपैथी और जिलेंगर एलिसन सिंड्रोम जिसमें आपके जो है वो गैस्ट्रिन जो है उसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी आपका जो है वो इंटेस्टिनल जो विलाय हैं उनकी ट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, क्या सिलिक है, स्प्रू है, ट्रॉपिकल स्प्रू, इसके अलावा विपल है। ठीक है, HIV इंटेरोपैथी है, गियार्डिएसिस है और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले जब बच्चा प्रेजेंट करता है ना आपके पास, तो इनिशियल जो इन्फेंट होता है ना,
पहले तो हमारे पास हम लोग जो 6 महीने तक बच्चा जो होता है वो माँ का दूध पी रहा होता है, ठीक है। लेकिन माँ का दूध पीने के बाद जब भी वो रोटी स्टार्ट करता है ना, कोई सेरेलैक स्टार्ट कर रहा है, कोई रोटी स्टार्ट कर रहा है जिसमें आपका वीट है, ठीक है। तो उसकी वजह से माँ बोलती है कि बच्चा जो है वो एक तो उसको मोशंस बहुत ज़्यादा लगे होते हैं जब भी वो वीट वाला खाना खाता है, इस तरह की चीज़ें खाता है तो उसको मोशन लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि वो पेशेंट जो होता है वो फेलियर टू थ्राइव है, मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इन्फेंट में ये क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, ठीक है। फिर अगर आपका जो है वो चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड में क्या होता है, ठीक है। चाइल्ड में हमारे पास पेशेंट जो है वो थ्राइव, मतलब वो बड़ा नहीं हो पा रहा होता, कमज़ोर सा होता है और पेशेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है और उसके पेट में जो है वो जब भी वो कोई आटे वाली चीज़ खाता है तो उसके पेट में दर्द होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास एडल्ट है जैसे 30 साल से लेकर 40 साल और इसके ऊपर ना, अब और ये बेसिकली हमारे पास फीमेल्स में ट्वाइस मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा तो एक तो उसमें ये होगा, पेशेंट में उसकी जो फीसेस होगी ना वो हमारे पास फ्रॉथी एंड बल्की होगी, ठीक है। फ्रॉथी एंड बल्की, ठीक है। फ्रॉथी मतलब कि झाग की तरह और बल्की होगी, ठीक है। अब वो जो स्टूल होगी ना, एक तो वो जब पैन में जाएगी ना, ठीक है, टॉयलेट में, तो वो आपकी सिंक नहीं करेगी, ठीक है, मतलब वो फ्लोट कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है ना कि उसमें हमारे पास डिफ़िकल्ट टू फ्लश, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो बल्की होती है और फ्रॉथी होती है, तो फ्लश भी नहीं कर पा रहे होते और एक वो फ्लोट भी कर रही होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन भी होती है पेशेंट को, ठीक है। तो अब माल एब्जॉर्प्शन की वजह से अगर वाइटामिन, मतलब डिफरेंट वाइटामिन की, मतलब डिफरेंट चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, वाइटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट को सीलिक डिजीज़ के साथ ब्लीडिंग भी हो रही होती है। डी की डेफिशिएंसी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी और B12 की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वगैरह हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा पेशेंट जो है वो उसको डिस्पेप्सिया भी होता है, ठीक है। अब उसकी डाइजेशन नहीं हो रही प्रॉपर्ली, ब्लोटिंग होगी पेशेंट में। और एसोसिएटेड डिजीज़ तो आपको बताया होगा पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स में कि पेशेंट को जो है वो हर्पेटिक डर्माटाइटिस हो सकता है, या पेशेंट जो है उसको हमारे पास थायराइड डिजीज़ हो सकती है, या कोई सार्कोइडोसिस या जॉगरेन सिंड्रोम, या हमारे पास जो है वो जो जितनी डिजीज़ थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, देखो सीलिक डिजीज़ है, सबसे पहले एंडोस्कोपी करनी है। एंडोस्कोपी के बाद आपने एंडोस्कोपी के साथ साथ आपने ड्यूडेनम की बायोप्सी भी निकाल लेनी है, ठीक है, जिसमें आपको विलस ट्रॉफी मिल जाती है, ठीक है। फिर आपने एंटीबॉडीज़ देखनी है जिसमें आपकी जो एंटीबॉडीज़ मैंने बताई थी ना, एंटी इंडोमेशियम एंटीबॉडी और एंटी TTG एंटीबॉडी, ये आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। आप जब CBC करोगे जिसमें आपका हीमोग्लोबिन का लेवल जो होगा वो कम होगा, कैल्शियम का लेवल भी आपको कम मिल सकता है, विटामिन के का लेवल भी आपको कम मिल सकता है, ठीक है। फोलिक एसिड B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो बोन की डेंसिटी जब देखोगे ना, ठीक है, तो वो भी आपका जो डेक्सा स्कैन होता है तो उसके ज़रिए भी आपका जो वो होगा ना, कैल्शियम का लेवल उसमें कम होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना आपका मैनेजमेंट कैसे करते हो, सही है। सिलिक डिजीज़ की मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर इमरजेंसी, नॉर्मली तो आपके पास इमरजेंसी केस आता नहीं है सिलिक डिजीज़ का, ठीक है। लेकिन अगर सिलिक डिजीज़ का इमरजेंसी केस आ गया तो आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही देनी है। आपने उसको एडमिट करना है, लाइन डालनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लीडिंग भी हो रही होती है पेशेंट में, ठीक है, विटामिन के की डेफिशिएंसी के साथ, ठीक है। अब पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है कि तुमने ग्लूटेन फ्री डाइट यूज़ करनी है, ठीक है। और आपने उसको बता दें, हाँ, ग्लूटेन फ्री डाइट, और आपने उसको सप्लीमेंट्स देने हैं इन सारी चीज़ों के, ठीक है। आयरन, B12, फोलिक एसिड, विटामिन के, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों के सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। अब अगर वो इन सारी चीज़ों से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप सर्जरी करोगे। अब सर्जरी में क्या करोगे, वो जो डिफेक्टेड एरिया है ना जिसमें हमारे पास विलस ट्रॉफी हो गई है उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है, रिसेक्शन कर लेनी है, ठीक है। ये आपकी सर्जरी हो गई। इसके अलावा आप काउंसलिंग करते हो पेशेंट को, आप कहते हो फॉलो अप, ठीक है, मतलब कि आप टाइम टू टाइम आप हॉस्पिटल विजिट करते रहो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो हॉस्पिटल विजिट ना करो, पेशेंट जो है वो क्रिटिकल केस में फिर आपके पास फिर आए, ठीक है। तो आप उसको पहले से कह देते हो कि अस्पताल जो है वो रूटीन चेकअप के लिए आया करो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।